हाय एंड वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है पीटी 365। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको पहले प्रॉमिस की थी दैट आई विल ब्रिंग, और मैंने आपको पूछा था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप मेरे से क्या चाहते हैं कवर करना, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पीटी 365 के बाद को लेके वोट किया था। तो आज से हम शुरू करेंगे पीटी 365 की वीडियोस ऑन आवर चैनल। एंड इस वीडियो में और इस सीरीज में हम किस तरीके से कवरेज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एंड स्पेशली इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, देन डेफिनेटली हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इस चैनल के थ्रू आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, स्पेशली इफ़ यू आर ए फर्स्ट अटेम्प्टर। तो इस सबसे पहले देखते हैं कि हम इस सीरीज में क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी पहले तो आपको बता दूं पीटी 365 होती क्या है। इट्स एन एनुअल कंपाइलेशन। इसमें जो 1 ईयर के जो भी करंट अफेयर होते हैं वो कवर्ड होते हैं। बट ये जो पॉलिटी वाली है, ठीक है, आज हम पॉलिटी देखेंगे। इसमें जो कवरेज है वो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की। री- में अगर जनरली 6 से 7 मंथ की कवरेज है। इसके बाद पॉलिटी की एक और पीटी आएगी जिसमें नवंबर से लेके अप्रैल तक की कवरेज होगी लगभग। ठीक है, तो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो आएगी, आती नहीं है। तो उससे पहले जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज खत्म करते हैं। फर्स्टली मैंने पॉलिटी पिकअप की है। तो इसमें करेंगे क्या, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अपने पहले उसमें, कि जिस तरीके से हम मंथली मैगजीन को कवर करते थे। हाँ ठीक है, तो हम मंथली मैगजीन में जिस तरीके से कवरेज होती थी हमारी, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग पार्ट देते थे। ठीक है, प्री और मेंस का अलग अलग हाईलाइटेड पार्ट देते थे, और उसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते थे। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है वो सिर्फ प्रीलिम्स का होगा, बिकॉज पीटी है, पीटी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट मिलेगा इट्स ओनली फॉर प्रीलिम्स। और आपको क्या करना है, सिर्फ वो हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना है। उस हाईलाइटेड पार्ट से आपका जो मोस्ट ऑफ द कवरेज है और रिक्वायरमेंट है फ्रॉम दिस पीटी, वो कवर हो जाएगी। ठीक है, उससे आगे आपको कुछ भी चीजें देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो वही है कि जो हाईलाइटेड वाला है वो आपको मिल जाएगा। जैसे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं आपको। जैसे ये हो गया, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, ये जो ग्रीन से है, ब्लू से है, मैंने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हाईलाइटर भी यूज़ किए ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। अगर आप डिजिटल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं वो भी बेटर है। और प्रिंट आउट जैसे आपको ठीक लगता है आप देखें। तो ये है हमारा इंडेक्स पेज। तो मैंने आपको बता दिया, हाईलाइटेड पार्ट आपको मिलेगा और आपको बस वही पार्ट पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपकी जो भी चीज़ें, मतलब नॉर्मली 70 पेजेस जो हैं, वो कंसाइज होके आपके 20 से लेके 30 पेजेस के बीच में बच जाएंगे। ठीक है, उससे भी कम बचेंगे। और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है उसको, और आपको रिवाइज करने और नेक्स्ट टाइम सेकंड और मतलब फर्स्ट और सेकंड रिवीजन करते टाइम भी आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज में काम करेंगे। एंड फर्स्ट जो है वो पॉलिटी की है, और वो आज हम कवर करेंगे कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट है इलेक्शन। इलेक्शन का देखेंगे, इलेक्शन के ये हैं सब टॉपिक्स। और इसके साथ आप इंडेक्स को भी यूज करें फॉर रिवीजन पर्पस, कि जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन है फर्स्ट, तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कीवर्ड्स हैं उनको आप इंडेक्स में लिख लें। चाहे आप थोड़ी सी स्पेस दे दें, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे करें। तो इस तरीके से इंडेक्स को यूज करें ताकि आपको रिवीजन पर्पस में हेल्प हो। और जिस तरीके से मैंने आप मार्क की हुई है उसी तरीके से आप काम करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्टली इलेक्शन का पार्ट देखते हैं। हाँ, हेयर वी आर। सबसे पहला है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन का अभी रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में लॉ काइंड ऑफ, मतलब मान लो कि लॉ इनिशिएट हुआ है और अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई है, और वो हुई है 129th। ठीक है, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये बिल अभी पास, मतलब अभी इनिशिएट हुआ है और इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अगर ये पास होता है तो कौन कौन सी न्यू एडिशंस ये ऐड कर रहा है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली आर्टिकल 20, 20 नहीं सॉरी 82A।
इसमें क्या होगा कि जो भी जनरल इलेक्शंस होते हैं फॉर लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों एक ही साथ कंडक्ट होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें जो वो जो चीज होती थी कि मतलब डिसोल्यूशन होता था, कि प्री मैच्योर डिसोल्यूशन जो होता था, कि जो हाउस अपने जो भी टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले डिसॉल्व हो जाता था, तो उस चीज को ध्यान में रख के और आर्टिकल्स भी ऐड किए जा रहे थे, जिसने बोला था कि अगर कोई भी हाउस, जैसे लोकसभा का के बारे में ले लो, अगर वो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है, चाहे मिड टर्म ले लो या अनएक्सपायर्ड टर्म से पहले डिसोल्यूशन हो जाती है, तो इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस होने के बाद जो न्यू लोकसभा बनेगी, वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही क्या करेगी, अपने टेन्योर को स्पेंड करेगी, और मतलब रहेगी सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए। जैसे फर्स्ट लोकसभा ने 3 साल तक का जो टाइम था उसको एंजॉय किया, उसके बाद जो 2 ईयर रिमेनिंग बच गए, उसमें वो होगी डिसॉल्व, ठीक है। तो डिसॉल्व होने के बाद बच्चे सिर्फ 2 साल। तो जो न्यू लोकसभा बनेगी आफ्टर इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस, वो सिर्फ 2 साल का ही पीरियड क्या काटेगी, ठीक है। तो यही पीरियड स्पेंड करेगी। तो ये चीज होती है कि डिसोल्यूशन में किस तरीके से चीजें हैंडल होंगी जिससे साइमल्टेनियस इलेक्शन चल पाए। एक आ गया आर्टिकल 82A। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 83। और मैंने आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको सेंटर के जो भी आर्टिकल्स हैं, उनसे अगर आपको स्टेट के आर्टिकल्स पे आना है, ठीक है, सेंटर से स्टेट के आर्टिकल्स पे आना है, तो आपको क्या करना है, आना है, देखो आर्टिकल्स पे तो आना है, बट सेम आर्टिकल पे जो सेंटर में पावर है वही स्टेट में अगर पावर देखनी है, और सेम आर्टिकल मतलब आर्टिकल्स में देखनी है, तो आपको क्या करना है, 89 ऐड कर देना है हर एक आर्टिकल में। जैसे 83 था हमारे जो सेंटर जो यूनियन वो है, ठीक है, यूनियन बॉडी में क्या है, आर्टिकल 83 है। और वही चीज अगर हमें अपने स्टेट में देखनी हो, तो उसमें 89 ऐड करके आ जाता है 172। और 172 में भी सेम चीज है, बट वो चीज किसके बारे में है, वो दी है स्टेट लेजिस्लेटर के बारे में, और 83 में दी है फॉर लोकसभा, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको ध्यान में रखें, अगर सेंटर में कोई भी आर्टिकल को स्टेट में ढूंढना है, मतलब सेंटर से स्टेट में ढूंढना है, तो उसमें 89 ऐड करके उस आर्टिकल को स्टेट में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आ गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए कि दोनों के इलेक्शन साथ में होंगे। एंड अगर अभी तक देखें, मतलब पहले से लेके अभी तक देखें, तो सिर्फ 4 बार अभी तक साइमल्टेनियस इलेक्शन साथ में हुए हैं। एक तो 51 से 52, 57, 92, मतलब 62, 1967, ठीक है। तो ये 4 बार हैं जब साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में हुआ है। तो आपको याद रखना है, बिकॉज अभी रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन पे भी क्वेश्चन आया था कि डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बनाया गया है, बिकॉज वो न्यूज में भी था। तो ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आया था। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और इसको कौन वो करता है, इसको अपॉइंट करता है, इसको करता है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर इसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है क्या, ये जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उनको ये कंडक्ट और एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। लोकल बॉडीज में आ गई हमारी म्यूनसिपैलिटीज, जिनको अर्बन लोकल बॉडीज बोला जाता है, म्यूनसिपैलिटीज। एंड उसके बाद जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वो आ गई पंचायत, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और ये जो हमारी दोनों हैं, दोनों लोकल बॉडीज, 73rd के थ्रू हुई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐड, और 74th में हुई थी म्यूनसिपैलिटीज ऐड, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हुई थी थ्रू दिस अमेंडमेंट्स। तो आपको अमेंडमेंट याद रखनी है, ये आपके स्टैटिक के लिए भी है। सॉरी, मैंने आपको एक चीज पहले नहीं बताई, इसमें आपका जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट करंट से पूरा रिलेट होगा। तो आपका इसमें करंट अफेयर के साथ साथ जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है, जो आप अपने रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या किसी भी सोर्स से पॉलिटी कवर कर रहे हो, तो आपका वो पार्ट भी इधर रिवाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो से और इस सीरीज से आपके सिर्फ करंट अफेयर नहीं, आपके स्टैटिक भी कंप्लीट होने वाला है, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है, इसके बाद है कि ये रिकमेंड किसने किया था, इन दोनों अमेंडमेंट के बारे में ये किया था गडगिल कमेटी ने रिकमेंड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पंचायत हैं और म्यूनसिपैलिटीज में जो भी स्ट्रक्चर है और फंक्शंस हैं वो किस कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किए थे, तो आपको मार्क करना है गडगिल कमेटी। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लें रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत, इट्स गिवन इन आर्टिकल 243 के 1, और हमारा जो म्यूनसिपैलिटीज है उसमें दिया हुआ है आर्टिकल 243 ZA। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो भी इलेक्शंस होंगे फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन देयर ओन आर्टिकल, वो कंडक्ट कौन कराएगा, वो कराएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसके बाद एक और आर्टिकल है 243 के 2, इसमें जो भी है कि जो भी कंडीशंस हैं सर्विसेज की और टेन्योर वगैरह फॉर मतलब ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसको कौन देखेगा, वो देखेगा गवर्नर। ठीक है, एंड इट विल, हाँ काइंड ऑफ, और इनको जो रिमूव किया जाएगा, अगर रिमूवल ग्राउंड पे इनको रिमूव करेंगे, वो करेंगे एज पर द बेसिस ऑफ सुप्रीम, जो भी स्टेट हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को जैसे रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको भी रिमूव किए करेंगे। और रिमूवल को काइंड ऑफ इम्पीचमेंट बोलते हैं, बट इम्पीचमेंट इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, बाकियों के लिए नॉर्मली हम रिमूवल वर्ड ही यूज करते हैं। और जैसे ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वैसे ही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर रिमूव करना होगा, उसको किया जाता है एज पर द बेसिस ऑफ, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही ईसीआई को भी हटाते हैं। और ऑन अदर हैंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी वैसे हटाते हैं और रिमूव करते हैं जिस हिसाब से हम स्टेट हाई कोर्ट को के जज को करते हैं। एंड इसको भी रिमूव कौन करता है, इसको करता है प्रेसिडेंट, जैसे इधर है वैसे ही उधर भी है। हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट करता है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट को भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद आ गया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एडवाइस करता है टू गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन लोकल बॉडीज। ठीक है, फिर डिलिमिटेशन कमीशन, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये आ गया कि ये इट्स मतलब अभी रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें बोला हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, दे हैव द पावर टू रिव्यू द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। इससे पहले ये था कि जो भी ऑर्डर और मतलब काइंड ऑफ मान लो रिकमेंडेशन जो डिलिमिटेशन कमीशन दे दी है, दैट विल बी सीन एज फाइनल। ठीक है, और उसको क्वेश्चन किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता था। बट अभी रिसेंट आफ्टर रिसेंट जजमेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, दे हैव द पावर टू रिव्यू द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन अगर वो ऑर्डर्स अर्बिटरी, अर्बिटरी होता है वेग, अनक्लियर, अगर वो ऑर्डर्स अनक्लियर और क्या है, गलत है, तो वो कोर्ट उस उन ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड कर सकता है। और डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, वो करता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या होता है कि चाहे स्टेट की बाउंड्रीज को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये लोकसभा के लिए भी होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया, और ये जो डिलिमिटेशन की पावर है ये दी जाती है किसको, डिलिमिटेशन की जो पावर डिलिमिटेशन कमीशन को ही दी जाती है। फिर अभी तक अगर हम देखें, डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार फॉर्म हुआ हुआ है, एक 52, 63, 73, 2002 तक। एंड इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई होती है। ठीक है, तो 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया। एंड इससे पहले था कि जो भी डिसीजंस होते थे, दोज डिसीजंस आर कंसिडर्ड टू बी फाइनल एंड नॉन चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। फिर कंपोजिशन क्या है डिलिमिटेशन कमीशन की, कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज और रिटायर्ड जज चेयरपर्सन की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिस भी स्टेट में वो
कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड वगैरह कर रहे होंगे तो उस स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर। फिर ईवीएम वी पैट है क्या, ठीक है। इसको किसने बनाया, इसको बनाया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। फिर वी पैट जो है इसको 2019 में फुल्ली ऑपरेशनलाइज और डिप्लॉय किया था, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में। फिर इसके बाद है कि इट्स मेनली इंट्रोड्यूस फॉर इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी इन वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला हो गया। आफ्टर देन वी आर कमिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये होता क्या है, ये वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड ये मेनली होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर और उनके जो भी हैं एक्शंस हैं उनको गवर्न करने के लिए, जिससे जो फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं वो ढंग से कंडक्ट हो पाए, ठीक है, वो चीज़ इंश्योर हो पाए। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। एंड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है अंडर आर्टिकल 324। एंड उसके थ्रू उनको पावर मिली हुई है जिसमें वो इलेक्शंस को कंट्रोल और डायरेक्ट कर सकते हैं ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन चारों के जो इलेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड जो ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ये नॉर्मली आप जान सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसको लेके कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग वगैरह नहीं है, और इसको लेके किसी को भी प्रोसिक्यूट वगैरह नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस में नॉर्मली जो टर्म होता है 5 ईयर्स तक का होता है, और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि दे कैन और ही कैन डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम, ठीक है। अगर उनको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस है ऑन गवर्नमेंट वो कम हो गया है इन पार्लियामेंट जितना चाहिए और लोकसभा, तो वो उनको डिसॉल्व कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और इसके साथ एक और कंडीशन है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट की टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय 1 ईयर। और ऐसे ही 1 ईयर करते वक्त ये इनफाइनाइट टाइम तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एंड एट द टाइम जब इमरजेंसी को रिवोक कर दिया गया, एंड आफ्टर देन क्या होगा कि जो हाउस और ये भी जो भी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो सिर्फ 6 मंथ तक अपना टेन्योर को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। 6 महीने बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 329B। ये दिया है कि ईसीआई के बारे में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि जो भी ऑर्डर्स और चीज़ें इनके द्वारा की जाएंगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उसके रिलेटेड जो भी जुडिशियल इंटरवेंशन है उनको कम कर दिया गया है थ्रू दिस आर्टिकल। इसे बोला हुआ है कि जो भी चीज़ें और ऑर्डर्स इनके द्वारा ईसीआई के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे रिगार्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, तो उनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट वो इलेक्शन पिटीशन उस इंसान ने और उस कैंडिडेट ने फाइल नहीं की है जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, या उस स्टेट लेजिस्लेटर के हिसाब से जो उसने लॉ बनाया है उस हिसाब से वो चीज़ फाइल नहीं हुई है, तो तब वो चीज़ एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हो गया कि वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शंस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट बाय फिलिंग इलेक्शन पिटीशन एंड सो सॉरी एक्सेप्ट इलेक्शन पिटीशन में कौन आ गया, कोई भी नॉमिनेटेड नहीं, सॉरी, जो हारा हुआ कैंडिडेट है या कुछ और भी, तो वो इस इलेक्शन पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। एंड जो भी इलेक्शन पिटीशन वगैरह है वो कौन देखेगा, वो देखेगा कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। नॉर्मली उनके पास वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है रिगार्डिंग दैट केस और पिटीशन। फिर इसके बाद जो भी अपील होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। फिर इसके बाद ये तो आपको काम करनी है नॉमिनेशन इन इलेक्शन।
फ्री पोलिंग ये भी नहीं है काम का। फिर साइलेंस पीरियड होता क्या? ये होता है फॉर मेनली लोकसभा जनरल इलेक्शंस। इसमें होता है कि जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह होती है वो अलाउड नहीं होती है और बैन होती है बिफोर वोटिंग टाइम। ठीक है, 2 दिन पहले से ही ये पीरियड शुरू हो जाता है जिसमें कोई भी कैंपेनिंग एंड अदर थिंग्स अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं साइलेंस पीरियड। इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखो पहले ये लॉ था कि कोई भी पर्सन जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो क्या करता था, 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नॉमिनेशन फाइल करता था। ठीक है, और अगर वो चारों में जीत गया, ठीक है, चारों या किसी भी एक से ज़्यादा में जीत गया, तो उसको जो बाकी सीट्स होती थी वो छोड़नी पड़ती थी। एंड उन चारों में से या जितनों में जो वो जीता हुआ है, तो उनमें से किसी वन सीट को पिकअप करना पड़ता था। बट आफ्टर द लॉ ऑफ 1996 इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक जो कैंडिडेट है वो 2 से ज़्यादा सीट्स पे क्या नहीं कर सकता, इलेक्शन में पार्टिसिपेट और नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ ऐड हो गई अंडर आर आरपी एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद 2 में मैक्स वो लड़ सकते हैं। 2 में करने के बाद अगर वो एक में जीत जाते हैं या दोनों में जीत जाते हैं, तो उनको एक सीट को छोड़ना पड़ेगा वापस। फिर उस सीट में इलेक्शन फिर से होंगे। फिर होम वोटिंग क्या होती है? अभी जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने होम वोटिंग का अभी ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ये हुआ कि होम वोटिंग अलाउड की गई है, जिसमें जो मोटो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, तो उस चीज़ को अपहेल्ड करने के लिए और अपहोल्ड करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। तो ये हो गया, ये भी नहीं देख पढ़ना है। ठीक है, ये बरेल साइनेज ये भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ना तो ये हो गया हमारा। ना तो चलते हैं हम अगले पे। ठीक है, अगला है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर है ना, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इलेक्शन, और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है हमारी इस पीटी में। ठीक है, तो इसमें है फर्स्टली जो है वो है इंटरनल इमरजेंसी पे। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी होती क्या है? ठीक है, पहले जो तो ये जो इमरजेंसी है ये इनकॉर्पोरेट की थी फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में ये चीज थी तो उधर से ये चीज अडॉप्ट की गई है। और इसमें ये क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हो जाते हैं सस्पेंड। ठीक है, वो हो जाते हैं खत्म उस टाइम पीरियड के लिए जब तक इमरजेंसी क्या है, इम्प्लीमेंटेड है। और ये जो हमारी इमरजेंसी है इट्स गिवन इन आर्टिकल 352 से लेके 360 तक दी गई है, एंड इट्स कम अंडर पार्ट ऑफ 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल्स है 1 से लेके जितने भी 395 तक, और उनको डिवाइड किया इन पार्ट्स। ठीक है, ये जो 52 से लेके 360 तक का ये आता है पार्ट 18। जैसे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, तो ये आता है पार्ट 3। वैसे डीपीएसपी पार्ट 4, तो वैसे ही इमरजेंसी वाला जो 352 से लेके 360 इट्स कम अंडर 18 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पार्ट्स वाला है कि ये चीज़ कौन से पार्ट में आई है, ये हमारे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स था 2024 का, उसमें ये चीज़ आई हुई है। तो तभी मैं इस चीज़ पे काफ़ी अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो इसमें हमें देखना क्या है? हाँ, ठीक है, इधर आते हैं। तो इस चीज़ से होता क्या है ड्यू टू इमरजेंसी? जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, वो चीज़ सेफगार्ड और प्रोटेक्ट होती है ड्यू टू इमरजेंसी। इसमें आ जाता है पहला नेशनल इमरजेंसी, ये दिया है आर्टिकल 352 में। और इसमें दो तीन कंडीशन है मेनली। एक तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, अगर दो कंडीशंस लागू होती हैं, फर्स्टली वॉर विद एनी एक्सटर्नल कंट्री,
एंड आफ्टर देन सेकंड वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ वॉर। तो ये दोनों कंडीशन होगी तो तब हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। एंड थर्ड वाली है इंटरनल इमरजेंसी, ये होता है आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, आर्म्ड रेबिलियन। इससे पहले जो ये था इंटरनल इंटरनल डिस्टर्बेंस, और उसको चेंज करके आ गया आर्म्ड रेबिलियन, और ये आया था मतलब आर्म्ड रेबिलियन ने रिप्लेस किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक है, 1978 में ये अमेंडमेंट की गई थी। बिकॉज ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला था ये काफी वेग वर्ड था, तो इस चीज को थोड़ा सा इसकी वेगनेस को कम करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्म्ड रेबिलियन वाला वर्ड। ठीक है, तो ये आ गया हमारी नेशनल इमरजेंसी, जिसकी 3 ग्राउंड्स आपको पता लग गया कि किन ग्राउंड्स पे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट रूल, इट्स गिवन इन आर्टिकल 356, ठीक है। इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है स्टेट, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। तो इसका जो कंट्रोल होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर, मतलब डायरेक्टली कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और वो दिया आर्टिकल 360 में। आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि किस इमरजेंसी में क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आता है जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो ये है कि थ्रेट, मतलब किसकी वजह से ये जो इमरजेंसी है वो इम्प्लीमेंट होती है, ये होती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम क्यों किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से वी नीड टू इम्प्लीमेंट और प्रोक्लेम इमरजेंसी। ठीक है, पहला तो यह है कि जब भी इमरजेंसी होती है इम्प्लीमेंट, उसके विद इन 1 मंथ, और ये जो कुछ चीजें पहले फर्स्टली देखेंगे अप्रूवल्स को लेके, फिर उसके बाद देखेंगे रिमूवल की, जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है उसको रिमूव कैसे किया जाता है इन एन इजियर वे। और इसमें काफी जो मेन पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हैं वो आई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने क्या किया था, जो इम्प्लीमेंटेशन है इमरजेंसी की उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर लिया, और जो रिवोकेशन है ऑफ इमरजेंसी उसको थोड़ा सा ईज डाउन कर दिया था, ताकि अगर इमरजेंसी को खत्म करना हो वो आसानी से हो पाए। ठीक है, तो ये कि जब इमरजेंसी अप्लाई हुई है प्रोक्लेम हुई है उसके विद इन 1 मंथ बोथ हाउसेज को उसको फिर से वो करना होगा, अप्रूव करना होगा। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको। फिर इसके बाद की इमरजेंसी विल ओनली स्टे फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद जो भी अगर आपको उसकी एक्सटेंशन बढ़ानी है तो आपको फिर से एक लॉ और बिल अप्रूव करना पड़ेगा रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और ये भी दिया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। ठीक है, और ये चीज उधर से ही आई थी। फिर इसके बाद है कि अगर इसको पास कराना है तो इसके लिए आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये भी स्पेशल मेजोरिटी में आ जाता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग आ गया। फिर इसके बाद आते हैं या ठीक है, इसके बाद आते हैं बाय चांस अगर लोकसभा जो हमारी है, ठीक है, अगर वो डिसॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी, तो क्या करना है इसमें, जो हमारा राज्यसभा है वो तो अप्रूव करना चाहिए। ठीक है, उसने अप्रूव कर लिया, एंड उसके साथ जो न्यू लोकसभा बनेगी, ठीक है, वो जो न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी उस लोकसभा को इंश्योर करना है कि विद इन 30 डेज जो लॉ है और बिल है ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन उसको पास किया जाए या उसको हटाया जाए। जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से 4 कंडीशन थी जो यूज होती हैं ड्यूरिंग द अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी। फिर इसके बाद आ गया रिमूवल, कि रिमूवल को रिमूव किस तरीके से किया जाता है। प्रेसिडेंट, पहली बात प्रेसिडेंट इसको रिमूव करता है और प्रेसिडेंट खुद भी रिमूव कर सकता है। एंड इसके साथ एक और चीज अप्रूवल में मैंने आपको बताई नहीं, अप्रूवल में जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम तभी ही करेगा इमरजेंसी को अगर उसको कैबिनेट जो है, कैबिनेट रिटर्न फॉर्म में लेटर देगी फॉर प्रोक्लेमेशन।
ठीक है, प्रोक्लेमेशन को के रिलेटेड अगर उसको लेटर आएगा बाय कैबिनेट और पीएम, पीएम सिर्फ अकेले पीएम से नहीं होने वाला, कैबिनेट अगर पूरी कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर दिया है या ये एडवाइस दी है कि इमरजेंसी को अप्लाई करो, तो तभी ही प्रेसिडेंट क्या करेगा, अप्लाई करेगा, और इन रिटर्न एडवाइस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आगे ये भी अप्रूवल में आ जाती है। फिर इसके बाद रिवोकेशन, कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो कभी भी किसी टाइम भी जो इमरजेंसी है उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, और लोकसभा अकेले भी क्या कर सकती है, इमरजेंसी को हटा सकती है बाय जस्ट पासिंग सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि हटाने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और अगर आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है तो उसको हार्ड बना दिया गया है, और उस हार्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उस हाउस में उस लॉ को पास कराने के लिए। फिर इसके बाद आता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। ठीक है, एक तो रिटर्न एडवाइस जो मैंने आपको बताया फॉर इम्प्लीमेंटेशन और प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेम करने के लिए वो चीज़। फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड ऑफ ऑन आर्टिकल 359, और ये क्या कहता है, जो भी इसमें है कि जो हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है वो एनफोर्स रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, मतलब इसमें आता है राइट टू मूव टू कोर्ट, और राइट टू, ये 21 में तो राइट टू लाइफ वगैरह, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, स्टिल इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। ठीक है, एंड इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपको ध्यान में रखनी है। एट द टाइम ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, एक तो एक्सटर्नल इमरजेंसी मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल 352 में, जो नेशनल इमरजेंसी में तीन ग्राउंड्स होते हैं। पहला है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये दोनों आती है एक्सटर्नल इमरजेंसी में। तो इसमें ये है कि दोनों अगर अप्लाई होती है, ठीक है, दोनों अप्लाई होती हैं, तो हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 फिर भी सेफ होता है। ठीक है, हर एक सिटीजन को और पर्सन को जो भी कंट्री में है उसको ये चीज़ स्टिल अवेलेबल है, वो कोर्ट में जाके इन दोनों अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स करा सकता है। ऑन द अदर हैंड, जो इंटरनल इमरजेंसी है, जो मैंने आपको बताया आर्म्ड रेबिलियन वाला, इसमें ये दोनों तो बचेंगे ही बचेंगे, इनके साथ एक और आर्टिकल है वो बच जाता है, वो है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 भी हमारा सेफ हो जाता है, बिकॉज इफ जो हमारी इमरजेंसी है वो की जाएगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबिलियन। ठीक है, आर्म्ड रेबिलियन पे अगर वो इम्प्लीमेंट होगी तो हमारा जो फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 है वो भी सेफ हो जाता है। तो उस टाइम पे जो सिटीजन है और पर्सन है उसको उस थ्री आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, सॉरी, ठीक है, इसके बाद फिर आता है कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इस पे हो सकता है। ठीक है, जो भी डिसीजन ऑफ प्रेजेंट, अगर वो जो भी है, ठीक है, प्रेजेंट का जो भी डिसीजन है अगर वो वेग है तो उसको इंक्वायर किया जा सकता है द्वारा सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद आते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ, ये दिया है हमारा 10 शेड्यूल में, और ये कब आया था, ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको याद रखनी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए एंड एमपीज कंडक्ट की जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है। एंड इसको डिसाइड कौन करता है, इसको करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे स्पीकर हो चाहे चेयरमैन हो एंड सो ऑन। ठीक है, और इसमें कंडीशंस हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होती है। मेनली 4 कंडीशन है जिसपे डिस्क्वालिफिकेशन होती है। पहली एंड द फॉरमोस्ट ये है कि जो पार्टी, जिस कोई भी मेंबर है या एमपी, चलो एमपी ले लो एज एन एग्जांपल, एमएलए के लिए भी लागू है बट नॉर्मली मैं एमपी का ले रहा हूँ। जैसे देखो कोई एमपी है, वो अपनी पार्टी को क्या करता है, छोड़ देता है इन बिटवीन द टेन्योर, उस टेन्योर में जब वो इलेक्ट हुआ हुआ है, तो इन बिटवीन अगर पार्टी को छोड़ देता है तो वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा अंडर दिस लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ में। ठीक है, तो उस टाइम भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन, कि जो उसकी पार्टी ने उसको डायरेक्शन दिए हैं और बाकी जो भी हैं मेंबर्स उनको दिए हैं कि इस इशू पे आपको ये वोट देना है। ठीक है, अगर वो उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते हैं तो
उनको उस टाइम भी उस बिकॉज ऑफ दैट थिंग भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड उसके लिए उनको 15 डेज दिए जाएंगे कि उनसे वो चीज़ रीज़न मांगा जाए। अगर रीज़न अप्रोप्रिएट नहीं लगा तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड ये कौन करता है? ये करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर इसके बाद आता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हुआ था और नॉमिनेट हुआ था, अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर, नॉमिनेट नहीं, सॉरी सॉरी, जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर जो इलेक्ट हुआ है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है विद इन इट्स टेन्योर। ठीक है, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो ऑफिशियली, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ भी डिस्क्वालिफिकेशन में आती है अंडर दिस लॉ। फिर जो फोर्थ है वो है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, ये आपको याद रखना है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है और तब करता है आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने होने के बाद अगर ज्वाइन करता है तो वो तभी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस टाइम पे। अगर 6 महीने से पहले करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है। अगर नॉमिनेटेड नहीं है तो ये चीज़ अप्लाई होती ही नहीं। फिर इसके बाद एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई भी पार्टी, मतलब पार्टी के 2/3 मेंबर, जैसे अगर क्या है 60 मेंबर टोटल थे पार्टी में, उसमें से जो 40 मेंबर्स हैं वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो गए, तो वो जो है वो चीज़ अलाउड की जाएगी, वो चीज़ डिफेक्शन के अंडर नहीं आएगी। ठीक है, अगर उस पार्टी के 2/3 मेंबर किसी और दूसरी पार्टी के साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ये मर्जर अलाउड है अंडर दिस लॉ। फिर इसके बाद आता है कि जो भी स्पीकर ऑफ लोकसभा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दे कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस। तो ये चीज़ भी एक्सेप्शन है, ये भी चीज़ इस लॉ के अंडर नहीं आती। ठीक है, जैसे स्पीकर है और चेयरमैन है, वो क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं फ्रॉम देयर पार्टी पार्टी अगर वो एज एन प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है टाइम लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं है। एंड ये जो भी है एंटी डिफेक्शन का, इसका जो लॉ, मतलब जो भी डिसीजन होगा ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये फाइनल होगा। बट एक अमेंडमेंट, एक जजमेंट आई थी, ये आई थी कियोतो कोलोमो इन 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो डिसीजन है ऑफ स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन डिफेक्शन, इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ अप्लाई की जा सकती है। फिर इसके बाद आया था एक और लॉ, लॉ नहीं, काइंड ऑफ जजमेंट आई थी, ये आई थी 2020 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का टेन्योर और काइंड ऑफ मान लो प्रोसेस है, उसको 3 महीने के इन बिटवीन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, जो फॉलो होता है इन जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। इसमें देखना है आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफर वोट, नॉर्मली आपको बाकी तो पता ही होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। सिंगल ट्रांसफर वोट हम यूज करते हैं फॉर राज्यसभा मेंबर इलेक्शन, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, सॉरी, आई एम सो सॉरी, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, राज्यसभा के इलेक्शन और एमएलसी के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन। फिर इसके बाद आगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो इन चारों के जो इलेक्शंस होते हैं ये होते हैं एज पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और ये प्रेफरेंशियल सिस्टम होता है, जो अगर आपने प्रेजेंट पढ़ा है तो उसमें देखा होगा आपने, अगर इफ़ यू हैव 4 ऑप्शंस तो आप हर एक ऑप्शन में प्रेफरेंस देते हैं कि इस, जैसे सेकंड जो है, सेकंड कैंडिडेट है उसको मैंने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, फोर्थ वाले को सेकंड दी है, तो वैसे ही 3 4 करके मैंने अपनी प्रेफरेंसेस दिए, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके जिसके जो वोट्स हैं वो 50+1% टोटल आउट ऑफ टोटल वोट्स बनते हैं, तो वो उसको जीत जाता है उस इलेक्शन को। फिर इसके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। इनको जो अपॉइंट और इलेक्ट कौन करता है? इट इज इलेक्टेड बाय हाउस या स्पीकर, मेनली स्पीकर नॉमिनेट और अपॉइंट करते हैं। फिर इसके बाद इसके साथ आ जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये दिए हैं आर्टिकल 105 में, आपको याद रखनी चीज़ है। फिर दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक होती है एडॉक कमेटी। एडॉक कमेटी होती है जो एक टेम्पररी टाइम के लिए बनाई जाती है।
एंड इट इज़ मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया हुआ है, तो वो काम करके गायब हो जाती है, ठीक है। वो काम जब हुआ तो देन इट्स फिनिश आउट। फिर उसके बाद आता है कि परमानेंट एंड रेगुलर कमेटी जो है, इनको हर साल टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। एंड इनका एग्जांपल अगर आप ले लें, वो आती है डीआरएससी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फिर फाइनेंशियल कमेटी एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद तीन कमेटीज हैं जो आपको देखनी है, सॉरी तीन नहीं, दो ही है। एक आ जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इनमें आपको देखना है कि ज़्यादा मेंबर्स किसके हैं। इसमें है 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा के हैं, 7 है राज्यसभा के। जो भी कमेटीज हैं जिनमें दोनों के मेंबर्स हैं, उसमें ज़्यादा मेंबर्स लोकसभा के होते हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा के, ठीक है। तो इसमें आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में आगे 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में जो 30 मेंबर्स हैं, ये हैं कहाँ से, ये हैं लोकसभा से। तो ये वाला हो गया दोनों कमेटीज का। फिर इसके बाद जो है वो है कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। तो इसमें होता क्या है, एंड इट्स नॉट आल्सो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इससे क्या होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी स्पेसिफिक एरियाज में, वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी और एफिशिएंट होगी और फैसिलिटेट होगा, मतलब फैसिलिटेट होगी वो चीज़ें, वो डिसीजन मेकिंग इन दोस एरियाज। हाँ, तो ये वाला हो गया। इसके बाद जो है वो है प्रेसिडेंट एड्रेस वाला। इसमें आपको दो आर्टिकल देखने हैं। फर्स्टली तो आर्टिकल 86, इसमें ये है कि मतलब दोनों आर्टिकल में ये है कि प्रेसिडेंट को एड्रेस देना। 86 में कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको देना है एड्रेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो अलग अलग दे चाहे दोनों हाउसेस को साथ में दे, ठीक है। तो और 87 में कहता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके, 86 आर्टिकल को थोड़ा एक्सप्लेन करके 87 में जाता है कि जो प्रेसिडेंट को एड्रेस देना है वो देना है एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, हर साल के पहले सेशन के पहले दिन पे, एंड यहाँ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट को एड्रेस देना है, ठीक है। और हर साल के पहले सेशन में भी प्रेसिडेंट को एड्रेस देना है, ठीक है। तो 87 में ये कह रहा है, 86 में कह रहा है कि एड्रेस देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ। तो हमारा ये वाला भी हो गया खत्म। इसके बाद जो है वो है छोटे छोटे फिर इशू रिलेटेड टू सिटीजनशिप वगैरह। ये आपको देखने की चीज़ें नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो गया है और ये क्वेश्चंस में भी नहीं पूछा जाता। जो देखना है वो देखना है रिसेंट वाला, जो 2019 में आया था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वाला। इसमें क्या बोलता है, जो भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, सॉरी नॉट ओनली हिंदू, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज जो भी हैं इन द कंट्रीज हु आर नियर बाय इंडिया और नेबर्स ऑफ इंडिया, तो उनको इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी जाएगी क्या, सिटीजनशिप। और इसमें आते हैं हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस, क्रिश्चियंस। और इसमें जो कंट्रीज हैं आसपास वाली वो आती है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज इंक्लूडेड है, सिर्फ जो माइनॉरिटीज हैं उन कंट्रीज में, उनको इंडिया में क्या क्या दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। और इनके लिए जो है थोड़ा सा लॉ, उसको थोड़ा सा इजी किया गया। एंड इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको, जो ट्राइबल एरियाज हैं उधर अलाउड नहीं है। ट्राइबल एरियाज में चार कंट्रीज आती हैं, असम, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, मातम, ठीक है। मातम, मातम में आता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। और ये है हमारे सिक्स शेड्यूल में। फिर नेचुरलाइजेशन का अगर पीरियड देखें, अगर आप इफ यू रियली वांट टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू नीड टू spend 11 years in India plus 1 year of continuous residency in India, ठीक है। तो ये जो 5 years हैं ये हो जाते हैं 5 year, मतलब 11 years हो जाते हैं 5 years, अगर आप किसी माइनॉरिटी से हैं, किसी आस अगर माइनॉरिटी से हैं फ्रॉम नेबर कंट्रीज, और तीन कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। तो तब आपको 5 साल के अंदर सिटीजनशिप इन इंडिया मिल सकती है। एंड तो उसके बाद आता है कि ओसीआई को लेके ये काम करेंगे, अगर माने तो पढ़ लेना, वरना बट एज पर मी इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल।
फिर इसके बाद ओसीआई कार्ड होल्डर, इनका ये है कि फॉरेन मिलिट्री पर्सनल जो भी हैं, इनको ओसीआई नहीं दिया जा सकता इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो भी ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, दे ऑल्सो डोंट हैव द राइट टू वोट। एंड जो मैंने आपको नेचुरलाइजेशन का पीरियड पीछे बताया, जो भी नेचुरलाइजेशन का पीरियड होता है, इसमें जो भी इंसान और पर्सन जो उस पीरियड को कंप्लीट और फुलफिल कर रहा होता है, तो उन इन बिटवीन दे हैव द राइट, जो एक कॉमन सिटीजन्स को होते हैं, बट दे डोंट हैव द राइट टू वोट। ठीक है, उस टाइम पे उनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, और वोट देने का राइट नहीं होता। ठीक है, और वैसे ही ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी ये राइट नहीं होता। एंड इसके बाद आता है कि फिर ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, जज एंड ऑन सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस, इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स, जिनसे जो भी सोशली और एजुकेशनली एंड सो ऑन, जिस भी तरीके से जो भी बैकवर्ड और डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, उनको क्या किया जाए, उनको थोड़ा सा एनहेंस किया जाए इन सोसाइटी। तो ये वो स्टेप्स होते हैं, उनको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली दी गई है। एंड ये जो मैंने आपको बताया है, इट इज़ फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। बट ये जो यूएस में है, ये है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए एंड इसके साथ एशियन अमेरिकन के लिए। बिकॉज मेन जो चीज़ें गलत होती हैं वो इन्हीं के साथ होती हैं। फिर इंडिया में दो आर्टिकल जो हैं वो हैं, एक है आर्टिकल 15(4), जिसमें SC ST या कोई भी सोशल सोशल और बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, इनको लेके कोई भी अगर स्टेट कोई लॉ बनाना चाहेगी, तो स्टेट के पास वो पावर है कि वो वैसे लॉस बना पाए। फिर 16(4), इसमें क्या है कि अगर स्टेट ने किसी भी बैकवर्ड क्लास को कोई रिजर्वेशन वगैरह देनी हो, तो दे हैव और गेट दैट पावर अंडर दिस आर्टिकल टू एनेबल देम विद दोज थिंग्स। ठीक है, तो वो रिजर्वेशन या कोई वैसे बेनिफिट्स स्टेट उन सेक्शंस को दे सकती है। फिर इनकी जो हायर लिमिट है वो 50% सेट की गई है अंडर, ये केस का नाम आप याद रख सकते हैं, काम का है इंदिरा स्वानी जजमेंट। एंड इसमें कोई अपर एज लिमिट, अपर मतलब अपर लिमिट वगैरह नहीं है, बट इंडिया में ये अपर लिमिट सेट की गई है 50%। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं फिर शेड्यूल कास्ट वगैरह। इसमें आर्टिकल 341(1) पार्ट इसका, जैसे बोला है प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकता है किसी भी कास्ट, रेस, ट्राइब एज सोशली एज शेड्यूल कास्ट फॉर एनी स्टेट और यूटी। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, ये है प्रेसिडेंट के पास, कि किसी भी सेक्शन को और किसी भी ट्राइब को वो शेड्यूल कास्ट में क्या कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है। और 341(2) में ये लॉ किसके पास है, ये लॉ है पार्लियामेंट के पास। 31 में मतलब 34(1) में, 341(1) में दिया हुआ है ये प्रेसिडेंट के पास, और 341(2) में दिया हुआ है इन पार्लियामेंट। फिर इंदिरा स्वानी केस जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें जो हाई लिमिट है फॉर रिजर्वेशन वो 50% सेट की गई थी, कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट रिसेंटली अगर हम देखें तो काफ़ी स्टेट्स ये चीज़ इस हायर लिमिट को क्रॉस कर रही है, और इसका एग्जांपल हमें JNK में देखने मिलता है। JNK में ये चीज़ हुई है। फिर इसके बाद आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी पर्सनल लॉज होते हैं, देखो देखो, एक होते हैं जनरल लॉज, एक होते हैं पर्सनल लॉज। जो नॉर्मली बाकी लॉज हैं, जनरल लॉज हो गए जिसमें क्रिमिनल लॉज आ गए, सिविल लॉज आ गए, वो हर एक रिलीजन के सेम होते हैं। बट ये जो पर्सनल लॉज हैं, इसमें जैसे मैरिज एक्ट आ गया, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, फिर डाइवोर्स एक्ट, ये सब हर एक रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो होता क्या है कि हर एक रिलीजन के ये जो लॉज हैं, पर्सनल लॉज, ये डिफरेंट होते हैं। बट अगर हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करें, तो इसमें जो पर्सनल लॉज होते हैं, ये भी हर एक रिलीजन के सेम होते हैं।
ठीक है, तो इस चीज पे बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली। और ये दिया है हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में। एंड अगर डीपीएसपी में दिया है तो ये आता है हमारे डायरेक्शंस टू स्टेट कि ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये चीज न्यूज में क्यों थी? ये थी जो हमारी उत्तराखंड स्टेट है उसने ये चीज इंप्लीमेंट की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर इसके बाद आता है कि प्री इंडिपेंडेंट पीरियड का जो समय है उसमें बी एन राव कमेटी थी, उन्होंने कोडिफाई किया था हिंदू लॉ को। और इन्होंने क्या किया था, इक्वल राइट्स दिए थे टू वीमेन। अगर बाय चांस ये चीज आती है देन आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि और इस चीज को आप रिकॉल करना है तो तभी मैंने आपको बता दिया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने अभी, जो भी चैलेंजेस थे फॉर द ओनरशिप ऑफ फॉर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसको लेके क्या किया, उसको लेके काफी मतलब वो चीज को बंद कर दिया कि अभी चैलेंजेस को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, बिकॉज इसको लेके काफी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे कोई भी रिलीजियस करेक्टर है, जो भी एक्ट आया था, ये आया था 1991 में। इसमें बोला था जो भी प्लेस का या भी रीजन का रिलीजियस करेक्टर है वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ जो इंडिपेंडेंस के समय पे था। एंड इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन और इट imposes that thing। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें कुछ काम का नहीं था, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट इसके बाद आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया है हमारे आर्टिकल 22 में। ये मैंने आपको बताया था ये होता क्या है। इसमें होता है जो भी इंडिविजुअल होता है उसके जो भी मतलब ये दिया आर्टिकल 22 में। ठीक है, ये आपको पता लग गया। इसमें ये होता है कि अगर किस इसमें मेन चीज है वो ये है कि जैसे एक इंसान के बारे में और पर्सन के बारे में पता है कि ये इंसान का इसमें मतलब कोई भी क्राइम कर सकता है, तो लॉ के पास ये पावर है थ्रू दिस आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 22 कि वो क्या कर सकते हैं, उस इंसान को डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्राइम करने से पहले ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन कि किसी इंसान को और पर्सन को क्राइम करने से पहले ही डिटेंशन में पकड़ लेना और बंद कर लेना। तो ठीक है, तो इसको लेके जो भी राइट्स हैं डिटेन हो गए, जिस इंसान को डिटेन किया जाता है तो उसके राइट्स को लेके बात चल रही थी। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया आर्टिकल 22 में। फिर इसके बाद आता है कि जो भी ग्राउंड्स होते हैं फॉर डिटेंशन वो बताने पड़ते हैं टू द डिटेनी, और ये चीज़ मैंडेटरी होती है। फिर इसके बाद आया कि 3 महीने के मतलब एट मैक्स और नॉर्मल जो भी टाइम होता है उस पर्सन को 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है उस टेन्योर को और उस टाइम को, तो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है उससे अप्रूव करवाना पड़ेगा वो। ठीक है, वो चीज़ को उस चीज़ को क्या कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर ये अप्रूव हो गई तो उसका जो भी है टाइम वो बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि ये चीज़ इसको लेके जो भी जजमेंट्स आई थी, एक है एक गोपालन केस, जिसमें जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको ग्रीन फ्लैग दिया गया था। ग्रीन फ्लैग का मतलब इट्स राइट। ठीक है, इसके बाद आता है पर्सनैलिटी राइट। पर्सनैलिटी राइट जो है इट्स नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैचू इन इंडिया। स्टैचू मतलब किसी भी लॉ में गिवन नहीं है, बट इट मेनली फॉल्स अंडर द राइट टू प्राइवेसी, और ये आता है हमारे आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में। फिर दो कंपोनेंट है पर्सनैलिटी राइट के, एक आ जाता है राइट टू पब्लिसिटी, ये किसी काम का नहीं है। फिर आ जाता है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 मैंने आपको बता दिया। और ये चीज़ बाहर आई थी आफ्टर जस्टिस केस पुत्तस्वामी केस 2017। तो ये इसमें बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, फिर इसके बाद बताया मैंने आपको कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन नहीं है, एंड विद दैट इट्स नॉट ऑल्सो नॉट
गिवन इन एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन में। ठीक है, ये चीज़ गिवन नहीं है। फिर इसके बाद आता है राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, ये क्यों आया है? ये भी आता है राइट टू इरेजर एंड ऑल्सो। ठीक है, इसको भी राइट टू इरेजर बोलते हैं। तो इसमें जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, दे आर द पावर टू कंट्रोल द यूज ऑफ पर्सनल डाटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बाय ऑर्गेनाइजेशन, और क्या। ठीक है, जो भी उनका पर्सनल डाटा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल के पास राइट है। और इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ कि राइट टू लाइफ जो है उसमें आता है हमारा राइट टू फॉरगॉटन। ठीक है, और ये भी केस पुत्तस्वामी केस में चीज वो की गई थी, रिकॉग्नाइज की गई थी बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। फिर इनर लाइन परमिट होता क्या है? ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पार्ट। और ये किया नागालैंड ने रिसेंटली। इसमें होता है कि जो भी मूवमेंट होती है नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री और इन अ कंट्री, उस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है, उस मूवमेंट को। एंड इससे क्या होगा, जो भी हमारे ट्राइबल्स और कल्चर है ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो स्टेट्स हैं जो इसको अप्लाई करती हैं वो आती हैं, एक आ गई अरुणाचल, फिर एक आ गई मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है इसके साथ कि जो भी फॉरेनर्स हैं उसको नॉर्मली अलाउड नहीं किया जाता है टू विजिट दिस प्लेसेस और दिस एरियाज। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया हमारा। तो चलिए आगे बढ़े। नाउ तो अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ सब टॉपिक, वो है सेंटर स्टेट रिलेशन वाला। इसमें जो फर्स्ट है वो टॉपिक गिवन है रिगार्डिंग फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल फेडरलिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ फंड शेयरिंग बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसमें जो फंड होते हैं, फंड्स को शेयर किया जाता है अमंग जो लोअर मतलब जो लोअर गवर्नमेंट्स होती हैं उनको वो फंड शेयर किए जाते हैं। इसमें जैसे सेंटर होगी, सेंटर करती है स्टेट को, वो स्टेट करती है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में कौन आ गई, हमारी म्यूनसिपैलिटी और पंचायत आ गई। एंड इसमें सेंटर भी डायरेक्टली इनको फंड करती है, और उसको हम बोलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म, जिसमें जो स्टेट है और लोकल बॉडीज को फंड्स शेयर किए जाते हैं द्वारा सेंटर के। एंड इट्स ऑल्सो ए फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, जो इंडिया का खुद का स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद आपको इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि सेवन शेड्यूल, एज यू ऑल नो, जिसमें हमें हमारी यूनियन लिस्ट दी हुई है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है। सॉरी, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें जो टैक्स डिवोल्यूशन वाला है और टैक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो दिया है आर्टिकल 246 में, आपको बस ये याद रखना। एंड इसके बाद जो देखने वाला है वो है कि जो सेंटर स्टेट जो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है, जिसके ऊपर हम एक ऑप्शन दिया था हमारे 2024 का जो प्रीलिम्स है, 2024 का जो प्रीलिम्स है उसमें ये ऑप्शन भी आया था कि इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है वो कौन हैंडल करता है। ठीक है, उस पे क्वेश्चन था। तो इसका आपको आर्टिकल आप देख सकते हो, ये है आर्टिकल 269A में। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें जो काइंड ऑफ की जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है कि जो सेंटर स्टेट है उनके बीच में जो टैक्स की डेवोल्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो उसको लेके काउंसिल बैठाया जाता है, जिसके बारे में मतलब जिसको डिसाइड कौन करता है, वो करता है जीएसटी काउंसिल, इस चीज़ को कि टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। फिर इसके बाद आता है हमारा फाइनेंस कमीशन जो दिया है आर्टिकल 270 में। आपको बस ये देखना, आपको फिजिकल फेडरलिज्म पता लग गया, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता दी। और ये जो है जैसे फाइनेंस कमीशन वगैरह, ये आपके प्री के बेसिक वाला पार्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन देखें, उसने जो टैक्स की डेवल्यूशन की है वो की है 41%। ठीक है, 41% जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा बाय सेंटर। ठीक है, इसमें सारे टैक्स इंक्लूडेड हैं, चाहे पर्सनल टैक्स हो, मतलब पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, फिर इसके बाद जो भी जीएसटी वाला हो गया, और बाकी जो भी कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह
सारे इंक्लूडेड है, बट इसमें जो सरचार्ज है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, उसको इधर से हटाया गया, मतलब दूर रखा गया है इस जो शेयरिंग है उस पार्ट से। ठीक है, तो इसमें 41% सेंटर को शेयर करना होता है स्टेट के साथ। फिर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होती है, मतलब किस स्टेट को किस हिसाब से प्रायोरिटी दी गई है, जिसके हिसाब से उसको फंड दिए जाएंगे। फिर क्राइटेरिया क्या है इसमें, एक इनकम लोग को लेके, इनकम डिस्टेंस वाला उसको दिया है 45% प्रोपोर्शन। फिर एरिया 15%, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। आफ्टर देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%। फिर इसके बाद आता है फिजिकल एंड नहीं फिजिकल एफर्ट्स, जिसका है 2.5, और ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था इन दिस कमीशन, इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, तो इसमें ये है, आपको ये याद रखने हैं कि किसको कितना दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है और पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन एज पर माय थिंकिंग ये 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था या 2023 में आया था। ठीक है, दोनों में से एक में ये क्वेश्चन आया था, वेटेज वाला। ठीक है, इसके बाद जो देखना है, इसके बाद फाइनेंस कमीशन वाला आर्टिकल 280, ऊपर क्या था, या फाइनेंस कमीशन है जो वो आर्टिकल 280 में ही है। इसमें जो रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन ऑन टैक्स, वो दिया है आर्टिकल 270 में। ठीक है, बट मेनली जो फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ दिएगी, कॉन्स्टिट्यूट किस हिसाब से होता है, वो सब, वो बेसिक जो चीज़ें हैं फाइनेंस कमीशन को लेके, वो आर्टिकल 280 में दी। तो आपको इसमें ये देखना है 280 के बारे में। ठीक है, इसके बाद ये काम करनी है आपका, ये तो इसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। ठीक है, इसमें जो भी एरिया या स्टेट होती है उसको, मतलब उन स्टेट्स को दिया जाता है द वंस हु आर फेसिंग जोग्राफिकल हो गया या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। ठीक है, जो स्टेट्स जिनको डिसएडवांटेज, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक में हो चाहे जोग्राफिकल वे में हो, तो उन स्टेट्स को लाया जाता है इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इनके इनके इसके थ्रू क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट की या उस रीजन की हेल्प करती है, जिससे वो एरिया डेवलप हो पाए। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को इंक्लूड किया जाता था इन फाइनेंस कमीशन, बट आफ्टर 14 फाइनेंस कमीशन इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। और ये न्यूज़ में इसलिए था, जो बिहार या जो आंध्र प्रदेश वाली स्टेट थी, वो इस चीज़ की डिमांड कर रही थी कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में इंक्लूड किया जाए। तो इसके बाद आता है हमारा 6 शेड्यूल इन सेंटर स्टेट रिलेशन। और ये न्यूज़ में क्यों था कि लद्दाख, रिसेंटली लद्दाख जो है हमारी यूटी, वो डिमांड करी थी कि उसको 6 शेड्यूल में डाला जाए। ठीक है, तो 6 शेड्यूल है क्या, आपको बस ये देखना है। ये हमारा गिवन है इन आर्टिकल 244 के सेकंड पार्ट में, मतलब 244 में है गिवन। और इसमें क्या होता है कि गवर्नर को पावर दी जाती है, जिसमें गवर्नर क्या करते हैं, कोई एरियाज को डिमार्क करते हैं इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल में। ठीक है, और वो जो एरियाज होते हैं उनके हेड्स होते इलेक्ट किए जाते हैं, और वो हेड्स उस एरिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और लॉ वगैरह सब कुछ वही देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, इसमें आती हैं हमारी, एक असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं मातम। ठीक है, तो ये जो मातम स्टेट्स हैं ये आती हैं हमारे 6 शेड्यूल में। इसमें एम से हो गया मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा एंड आफ्टर दैट मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हैं जो इस 6 शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, जिसमें जो क्या बनाया जाता है, इसमें बनाया जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। और ये पावर किसको दी है, ये दी है गवर्नर को। ठीक है, इसके बाद 5th शेड्यूल के साथ इसको कंपेयर किया हुआ है। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज के बारे में बोला हुआ है, और इसको डिक्लेयर कौन करता है, इसको करता है प्रेसिडेंट, और 6th शेड्यूल को कौन करता है, वो करता है गवर्नर। ठीक है, और जो 5th शेड्यूल है उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल काउंसिल को फॉर्म किया जाता है, बट इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। ठीक है, और इसमें लिमिटेड पावर्स होती हैं 5th शेड्यूल। और जो हमारा ऑन द अदर हैंड 6th शेड्यूल है,
उसमें एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं टू दैट काउंसिल। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। फिर इसके बाद ये बोला हुआ है कि जो एडीसी और एआरसी होती हैं उनके पास दे हैव पावर्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लैंड एंड सो ऑन। और जो कस्टम वगैरह वो भी उनके कंजर्व हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कि लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स वगैरह के भी रिलेटेड उनके पास पावर्स मेनली होती हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, इसमें आपको बस ये आर्टिकल देखना है, आर्टिकल 3। और इसमें क्या बोला होता है कि कोई भी न्यू स्टेट, ठीक है, किसी भी न्यू स्टेट को बनाना हो बाय चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, चाहे वो नाम चेंज करके हो, चाहे बाउंड्री चेंज करके हो, या कुछ भी तरीके से चेंज हो। ठीक है, बट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, जो पहले की एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करना, वो दिए हैं हमारे आर्टिकल 3 में, वो सारी चेंजेस। और उन सारे चेंजेस के लिए अगर हमें कोई बिल पास करना है इन पार्लियामेंट, वी जस्ट नीड सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी होती है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये होती है सिंपल मेजोरिटी। और इसके बाद स्पेशल मेजोरिटीज अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, इसमें एक में होता है द देन मेजोरिटी, जिसमें 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है। फिर इसके बाद आ जाता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज होती हैं जो हमें चाहिए होती है इन डिफरेंट बिल्स। ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन क्या है, जरूरी है टू पास दिस काइंड ऑफ बिल्स। ठीक है, और इसको लेके ज़्यादा आपको देखना नहीं है, तो आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप इन कमीशन को देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अगर देखने हैं तो ये जेवीपी कमेटी को देख लेना, उसके बाद एसके धर कमेटी को कमीशन को देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया। आफ्टर देन वी आर कमिंग टू जुडिशरी पार्ट। और अब इसके आगे वाला जो भी है वो काफ़ी छोटा छोटा, तो हम थोड़ा जल्दी चलेंगे और कम काम का एज कम्पेयर टू जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये क्या है, ये हमारे नॉर्मल कोर्ट्स में जिस हिसाब से प्रोसीडिंग होती है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। और इसका मेन काम है कि जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए। ठीक है, और उनका जो काम है वो कोर्ट के बाहर ही खत्म हो जाए, कोर्ट में उस केस को आने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और रेजोल्यूशन बिटवीन टू पार्टीज, जो भी इन्वॉल्विंग पार्टीज हैं उनके बीच में जो भी इशू है उसको सेटल किया जाता है। ठीक, जिससे जो दोनों पार्टीज हैं वो फायदे में रहे और डिस्प्यूट भी टाइमली सॉल्व हो जाए। और इसमें कौन कौन से मैटर्स इंक्लूडेड है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फिर सिविल। ठीक है, ये तीनों भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ एडीआर क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहला तो आर्बिट्रेशन, जो भी आर्बिट्रेट करेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए। फिर मीडिएशन, जो भी प्रोफेशनल एज ए थर्ड पार्टी इसमें इसमें एडीआर में क्या करता है, पार्ट लेता है। फिर कॉन्क्लाइजेशन, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव लॉ। ठीक है, तो ये 5 टाइप होते हैं इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। आफ्टर देन जो है वो ये है कि जो ये मेडिएशन वाला है, ठीक है, एडीआर, इसको मेनली 120 डेज के बीच में कंप्लीट करना होता है। और इनकी एक्सटेंशन भी मिल सकती है ऑफ 60 डेज, मतलब मैक्स टू मैक्स 180 डेज के बीच में जो केस है उसको खत्म करना है। ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है एडीआर का, वो दोनों पार्टीज पे क्या होता है, बाइंडिंग होता है। सॉरी, बाइंडिंग नहीं होता ये वाला, नहीं सॉरी, बाइंडिंग होता है, हाँ बाइंडिंग होता है इसका। जो भी डिसीजन होता है बाइंडिंग और एनफोर्सेबल भी होता है। किसी भी कोर्ट में मतलब अपील वगैरह हो सकती है उसको रिलेटेड ऑन अब कोर्ट्स। ठीक है, तो इसके बाद आ गया लोक अदालत। लोक अदालत क्या, इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो मैंने आपको पहले बताया, इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ दैट मैकेनिज्म और टूल है। फिर इसके बाद आ जाता है कि ये बना था आफ्टर स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, स्टैट्यूटरी एक्ट के बेसिस पे ये बना है, एंड इट कम्स अंडर जो लीगल सर्विसेज और अथॉरिटी एक्ट है, और वो आया था 1987 में। ठीक है, ये उसके अंडर आता है।
एंड उसके बाद आता है कि जो डिसीजन होता है फाइनल होता है और बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज, जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिस डिस्प्यूट में वो इन्वॉल्व है। फिर इसका आ जाता है कि इसके रिलेटेड कोई भी अपील अलाउड नहीं है अगर दोनों पार्टी सहमत हैं उस चीज़ को और उस इशू को इनके द्वारा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनके डिसीजन को लेकर कोई अपील अलाउड नहीं है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम फ्री लीगल एड, ठीक है। तो ये जो फ्री लीगल एड है ये दी है हमारे आर्टिकल 39A में, ठीक है, और ये आई थी आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो आई थी 1976 में, ठीक है, आपको बस इसमें याद रखना। फिर इसके बाद जो फ्री लीगल एड है ये आर्टिकल 21 में भी आज हम मानते हैं कि इंक्लूडेड है, बिकॉज आर्टिकल 21 में दिया है हमारा राइट टू लाइफ में ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, और इससे पहले हमने पढ़ा राइट टू बी फॉरगॉटन कम्स आल्सो अंडर आर्टिकल 21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लीगल एड को आप मान सकते हैं ये आर्टिकल 21 में भी आता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम फ्री लीगल एड को लेके जो लॉ आया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसमें क्या बोलता है कि दे विल प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बेस्ड ऑन एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम हो या जेंडर बेस्ड, जैसे वीमेन को ये फ्री लीगल एड्स अवेलेबल होती है, और जो भी चिल्ड्रंस वगैरह हो गए उनको भी ये अवेलेबल होती है, और ये नेशनल कोर्ट में भी, मतलब नेशनल लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टू प्रोवाइड लीगल एड। एक तो दिशा स्कीम और टेली स्कीम, टेली लॉ को आप ध्यान में रख सकते हैं, ज़्यादा काम का नहीं है, अगर बाय चांस ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको याद रखें। एंड इसके साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, पहले भी हमारे प्री में क्वेश्चन आया हुआ है रिगार्डिंग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें बोला हुआ था कि जो फ्री लीगल एड है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी चाहिए बेस्ड ऑन इनकम, उसको लेके हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे पहले भी। आई थिंक इन 2023 या 22 में, दोनों में से किसी में आए थे वो क्वेश्चन, तो आप उनको देख लेना और वो फैक्ट्स को देख लेना एक बार, कैरी मतलब रिवाइज कर लेना। अगर वो चीज़ें आपके सोर्सेज में है तो देन एक बार फिर से रिवाइज करके उन चीज़ों को आप भूले ना, और अपने नोट्स वगैरह जहाँ पे भी आप बना रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को उधर ऐड कर लेना अगर आपने अभी तक उनको ऐड नहीं किया होगा। जैसे एक इसमें भी आ गया कि कि अगर आपने फ्री लीगल एड को अवेल करना है तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने ये फ्री लीगल एड को अवेल कराना है, देन योर इनकम नीड्स टू बी लेसर देन 5 lakhs और इक्वल्स टू नहीं, लेस देन 5 लाख। और इसके साथ एलिजिबिलिटी वीमेन और चिल्ड्रन के लिए, दोनों के लिए फ्री है। फिर इसके बाद आते हैं हम ट्रिब्यूनल पे, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल में क्या है, ट्रिब्यूनल को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये जो जुडिशियल जो भी चीज़ें हैं उनको खुद भी हैंडल करती हैं, एंड इट फॉर्म्स टू रिड्यूस द केस ओवरलोड और काइंड ऑफ बर्डन ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इसमें आ जाता है कैट, कैट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 323A, और ये ऐड हुआ था हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, हमारा ट्रिब्यूनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। ओरिजिनली इट्स नॉट प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको बस ये याद रखना। फिर इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 223 तो हो गया, 223B भी आता है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स बनाने होते हैं ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू जो गिवन है, चाहे टैक्स को लेके हो, बाकी चीज़ों को लेके हो, तो उनको लेके भी जो क्या कर सकते हैं, स्टेट क्या ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, और जो भी कोर्ट्स हैं वो बना सकते हैं ट्रिब्यूनल। फिर इसके बाद आ जाता है कुछ ट्रिब्यूनल्स में अपीलेट जुरिडिक्शन अलाउड है, एंड दे आल्सो हियर डिसीजन फॉर लोअर अथॉरिटीज और लोअर गवर्नमेंट बॉडीज एंड कोर्ट्स सो ऑन। फिर इसके बाद ट्रिब्यूनल मैंने आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ओरिजिनली ये प्रेजेंट नहीं था, एज आर्टिकल 323 है, 323 BB फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, जिसमें लैंड रिफॉर्म, टैक्सेशन एंड सो ऑन। एंड इसको रिकमेंड किसने किया था, इट्स रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी,
और यही कमेटी थी जिसने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी क्या किया था, रिकमेंड किया था टू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं, 42nd के थ्रू। ठीक है, 42nd में क्या आया, ट्रिब्यूनल आए, फंडामेंटल ड्यूटीज आई। ठीक है, इसके बाद क्या आया, फ्री लीगल एड भी उसी में आया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ये एक ही अमेंडमेंट से आई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेल को लेके। तो इसको लेके आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी डिनाइल ऑफ बेल है, इट्स अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ दैट एक्यूज्ड अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 के बेसिस पे जो बेल का राइट है वो उस जो भी एक्यूज्ड है उसको अवेलेबल है। और इसको लेके अभी क्या हुआ था, अभी रिसेंटली केस था न्यूज़ में, तो उसी को लेके ये जजमेंट आई है। फिर इसके बाद कंडीशंस है कि अगर किसी भी पर्सन और एक्यूज ने, जिसका मैक्सिमम पीरियड जेल का था बट वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अगर उसने वन हाफ, जो मतलब हाफ ऑफ द जितना मैक्सिमम पीरियड उसकी इम्प्रिजनमेंट का हो सकता था, अगर उसने कवर कर दिया है, देन उसको आराम से बेल मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फॉर्म ऑफ बेल्स इन इंडिया। रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, डिफॉल्ट बेल। इनको आप देख सकते हैं डेफिनेशन वगैरह हैं क्या। ठीक है, नॉर्मल बेल अरेस्ट होने के बाद जो बेल है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि हमें बेल पहले ग्रांट हो जाए बिफोर अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट होने से पहले बेल मिल जाए। और स्पेशली उन ऑफेंसेस के लिए होती हैं जिनको लेके नॉर्मली बेल नहीं मिलती है आफ्टर अरेस्ट। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर इंटरिम बेल, डिफॉल्ट बेल, इनको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद प्ली बार्गेनिंग, इसमें कि कोर्ट के बाहर नेगोशिएशन करना बिटवीन डिफेंडेंट एंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है, एक तो जिसने एक्यूज, एक तो जो एक्यूज्ड है और एक जिसने केस किया हुआ, दोनों के बीच में बिफोर ट्रायल नेगोशिएशंस हो जाए तो उसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। एंड इट्स मोस्टली मेड फॉर रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, कि पनिशमेंट का जो भी टाइम है उसको कम किया जाए, मेनली उसके लिए यूज होता है। एंड आफ्टर देन वी आर कमिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड इट्स गिवन और डिफाइंड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। और इसके अंदर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 129 एंड 215। 129 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 215 फॉर हाई कोर्ट्स। ठीक है, एंड इस इन आर्टिकल्स के थ्रू इन दोनों कोर्ट्स को पावर दी गई है दैट दे कैन पनिश एनीवन फॉर देयर कंटेम्प्ट। ठीक है, ठीक है, इसमें दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल होता है विलफुल डिसोबीडियंस करना टू द ऑर्डर्स और जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल आ गया कि चीज़ों को पब्लिश करना, स्कैंडलाइज करना, एंड इसके साथ इंटरफेरेंस करना इन जुडिशियल प्रोसीडिंग वगैरह, तो उसको लेके क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या किया अप्लाई किया जा सकता है बाय कोर्ट्स। इनको कौन कर सकता है, इनको कर सकते हैं सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, मर्सी पिटीशन, ये किसी काम का नहीं है। फिर जीरो एफआईआर होता क्या, ये होता है कि जो एफआईआर जो भी हम फाइल करते हैं उसको हम किसी भी पुलिस स्टेशन में क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। डज नॉट मैटर वो ऑफेंस किस एरिया में हुआ है, किस एरिया में नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अगर ए कोई पुलिस स्टेशन है, उसका एरिया कुछ डिमार्केटेड है, अगर उस एरिया में कोई ऑफेंस हुआ है तो ये नहीं है कि जिस पर्सन के साथ ऑफेंस हुआ है तो वो उसी पुलिस स्टेशन में जाके केस करेगा, वो किसी बी पुलिस स्टेशन में जाके भी केस कर सकता है। ठीक है, चाहे वो एरिया जो है ये वाला एक्स एरिया वो बी में नहीं आता हो, बट स्टिल दैट पर्सन कैन फाइल एफआईआर अगेंस्ट दैट, मतलब पर्सन और एनीवन जिसके साथ इंसिडेंट इस एक्स एरिया में हुआ है, और वो एक्स एरिया ए एरिया में आता था, मतलब ए के अंडर आता था, बट उसने फाइल केस कहाँ किया है, बी में किया हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। इसमें डेफिनेशन पता हो तो काम बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर। कवर्चर, ठीक है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन। और ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है इंग्लिश कॉमन लॉ से, जिसमें होता है कि वीमेन जो है मैरिड वीमेन आफ्टर देयर मैरिज, उनको
क्या किया जाता है, एक लीगल एंटिटी की तरह ऐसे मतलब लिया जाता है सोसाइटी में। ठीक है, कि उनकी हस्बैंड की जो भी है, मतलब हस्बैंड जो उनके हैं, तो उनकी कवर में उनको एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट किया जाता है इन सोसाइटी। ठीक है, तो वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्वेचर। नाउ हियर वी आर एट डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसमें ये देखना है कि और होता क्या है ये, ठीक है, कि अगर किसी दो लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, तो उसमें जो इंटरप्रिटेशन ली जाएगी बाय एनी कोर्ट और लॉ और प्रोसीजर के हिसाब से, वो उस तरीके से ली जाएगी कि वो जो दोनों लॉज हैं, ठीक है, उनका स्पिरिट और एसेंस, एसेंस मतलब उनका जो पहले मीनिंग था वो फिर भी रिटेन रहे, ठीक है, वो मेंटेन रहे। तो उस हिसाब से किसी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज को हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन उसी को ही बोलते हैं। एंड ये हुआ था शंकराचार्य सांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, और ये जो डॉक्ट्राइन है उस टाइम ओरिजिनेट हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्स और लेजिस्लेशंस हैं। फर्स्टली भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल, इट विल रिप्लेस आईपीसी। इसमें जो आपको देखना है वो देखना है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। एंड इसको, इसकी जो पनिशमेंट है वो होगी किसके लिए, पेटी ऑफेंसेस वगैरह के लिए। एंड इसके बाद जो भी सेडिशन के ऑफेंसेस हैं उनको रिमूव कर दिया गया, बिकॉज जो सेडिशन था वो काफ़ी ज़्यादा वेग वर्ड था। तो उसके बाद उसको चेंज करके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो भी हैं वर्ड्स ऐड किए गए हैं जिनके मीनिंग थोड़े इजीली फाइंड आउट किए जा पाए। एक एक्साइड सिसेशन हो गया, आर्म्ड रेबिलियन हो गया, फिर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को एनकरेज करना, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये किसको रिप्लेस करेगा, ये करेगा सीआरपीसी को। इसमें ये है कि एनी पर्सन हु इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने कोई क्राइम वगैरह किया हुआ, अगर उस इंसान ने 1/3 उसके जो मैक्सिमम पनिशमेंट टाइम था उसको अगर उसने कंप्लीट कर लिया तो उसको रिलीज किया जा सकता है फॉर सम टाइम ऑन बॉन्ड, फॉर सम टाइम, या उसको रिलीज किया जा सकता है जेल से बॉन्ड पे। ठीक है, और उसके साथ एक और कंडीशन है कि एक इंसान ने अगर मैक्स जितना भी उसका मैक्सिमम पनिशमेंट थी उसका उसने हाफ पार्ट को अगर क्या कर लिया है, अगर उस पार्ट को क्या कर लिया, स्पेंड किया है जेल में या इन एनी अदर वे, तो उस इंसान को बेल मिल सकती है, ठीक है, कोर्ट द्वारा। तो ये दोनों चीजें ऐड हुई हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर 1/3 है, 1/3 अगर किसी ने जो भी उसकी पनिशमेंट थी उसको स्पेंड कर लिया तो उसको बॉन्ड के बेसिस पे छोड़ा जा सकता है। अगर 1.5 कर दी है तो उसको छोड़ा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बेल। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में आप ध्यान में रखना है इन बातों को। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एज एन एविडेंस प्रोड्यूस और एक मतलब काइंड ऑफ लीगल इफेक्ट दिया गया है इन कोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, तो ये था इसमें। आफ्टर देन वी आर गोइंग टू, ये नहीं है किसी नाम का, कैरी ऑन कैरी ऑन। नाउ जो हमने देखना है वो देखना है एफसीआर एक्ट। ये होता क्या, इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एंड मेनली ये एनजीओज वगैरह के लिए होता है। और वो एनजीओज जो क्या करते हैं, डोनेशंस या कोई भी रिसोर्सेज या सोर्सेज वगैरह हैं वो उनके फॉरेन कंट्रीज से क्या होते हैं, फंड हो गया, कंट्रीब्यूशन वगैरह मिलते हैं। ठीक है, और ये किसके अंडर इम्प्लीमेंटेड है ये एक्ट, ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फिर इसके लिए क्या होता है कि प्रायर परमिशन चाहिए होती है टू रिसीव फॉरेन फंडिंग वगैरह, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर आती है उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। और वंस
हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एक तो उसमें आ गया कि कौन कौन इंडियन, मतलब इंडियन कोई भी चाहे पोजीशन होल्ड करता है या कोई भी मान लो पर्सन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और रिसीव नहीं कर सकता। पहला आ जाता है एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बाद जज या सिविल सर्वेंट वगैरह कोई भी, फिर जर्नलिस्ट, फिर मेंबर ऑफ लोकसभा और एमपी वगैरह, फिर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। ठीक है, तो ये पांच हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन इंडिया। फिर इसके बाद आ जाता है पोस्ट ऑफिस एक्ट में, और इसमें देखना है कि ज़्यादा कुछ काम का नहीं है कि लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, जिसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस बना हुआ, मतलब काइंड ऑफ नींव इन्होंने रखी थी। फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिस ऑफ कलकत्ता, ये बना था फोर्ट विलियम्स में, जो था कलकत्ता में। फिर इसके बाद जो है वो देखना है कि स्टैचुरीज और स्टैचुरी कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी बॉडीज हैं जो अभी थोड़ा न्यूज में थी। फर्स्टली एनएचआरसी, इट्स ए स्टैचुरी बॉडी, मतलब काइंड ऑफ इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें जो देखना है वो देखना है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, मेनली प्रेजेंट करता है अंडर दी रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। ठीक है, और कमेटी का हेड कौन होता है, वो होता है पीएम, और इसमें आता है स्पीकर और कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये 6 मेंबर्स हैं जो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, चाहे वो चेयरमैन के लिए हो चाहे मेंबर के लिए। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है टेन्योर वगैरह, 3 ईयर का टेन्योर होता है, एंड दे विल होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 70। दोनों में से जो जल्दी कंप्लीट होता है तो उस हिसाब से उनको देखा जाएगा। फिर इसके बाद एलिजिबल होते हैं फॉर रीअपॉइंटमेंट, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, दोनों एलिजिबल होते हैं। एंड इनको किन ग्राउंड्स पे वो किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, इन दोनों पे ही इनको हटाया जा सकता है। एंड इसके लिए कंसल्ट करना पड़ता है टू और विद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट वगैरह की। ठीक है, तो इसमें यही देखना है। फिर इसके बाद आते हैं सीबीआई में। सीबीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी रिसेंटली सीबीआई काफी न्यूज में चल रही थी, और सीबीआई को स्टैब्लिश किया था इन 1963 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनाम। ठीक है, संथानम कमेटी। और इस इन्होंने किसके, मतलब किस गोल के रिलेटेड इसको रिकमेंड किया था, वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, एंड इट्स नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड मेन काम है कि करप्शन वगैरह के बारे के रिलेटेड लड़ना और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना उसके रिलेटेड। फिर साइबर क्राइम्स वगैरह जो भी हैं उनको ऊपर भी सुपरविजन को बनाए रखना, और इंडिया को उससे अफेक्ट ना हो। फिर इनको जो सीबीआई का चीफ होता है उसको कौन काइंड ऑफ नॉमिनेट या अपॉइंट करता है, मेनली प्रेसिडेंट ही करता है ऑन द, मतलब उसको रिकमेंड कौन करेगा, वो करेगा पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो वो होता है डायरेक्टर, उसका जो टेन्योर होता है वो होता है और 5 इयर्स। और जो ईडी का ऑफिसर या चीफ होता है उसका भी सेम टेन्योर होता है, 5 इयर्स का। और ये रिसेंटली 5 इयर्स के हुआ, पहले ये 2 साल का होता था, बट राइट नाउ इट्स 5 इयर्स। फिर लोकपाल आ जाता है। लोकपाल क्या है, ये वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बनाई थी अंडर द एक्ट ऑफ लोकपाल लोकयुक्त एक्ट 2013। एंड इसके पास पावर है कि ये जो भी करप्शन के रिलेटेड केसेस है उनको सुपरवाइज कर सकती है। एंड इनकी सुपरविजन के अंडर हमारे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, और सिविल सर्वेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। एंड उसके साथ साथ जो भी पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं वो भी इनके अंडर आते हैं। एंड इसके बाद जो लोकपाल है ये सेंटर में बनाया जाता है, सेंट्रल लेवल पे है। एंड जो लोकयुक्त है वो बनाई जाती है एट स्टेट लेवल। ठीक है, और ये हर एक स्टेट में बनी हुई है। और ये रिकमेंड की किसने की थी, ये की थी एआरसी रिपोर्ट ने, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने।
बट इनकी जो कुछ रिकमेंडेशन थी वो अभी तक फॉलो नहीं हुई है। ठीक है, इनके पास सुपरविजन और जुरिस्डिक्शन है, उसके अंडर प्रेजेंट नहीं सॉरी, पीएम, मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह सारे इसके अंडर आते हैं। उसके बाद जो भी एमपीज वगैरह हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो लोकपाल हो गया और लोकयुक्त रिगार्डिंग स्टेट्स। फिर इसके बाद एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन। इसमें आपको आर्टिकल देखना है कि कौन से आर्टिकल में गिवन है। इट्स गिवन इन आर्टिकल 338 बी। एंड ये ऐड किया था, मतलब पहले ये सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाया बनाया आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के बाद इसको बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और ये आई इन आर्टिकल 338 बी। इससे पहले हमारा जो आर्टिकल 338 था वो डेडिकेटेड था फॉर नेशनल कमीशन फॉर एससी, और जो 338 ए था, ठीक है, ये तो बी है ओबीसी वाला, बैकवर्ड कमीशन वाला, और जो ए था इससे पहले वो था फॉर एसटी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए। ठीक है, और इन सब का जो है नेशनल कमीशन वो दिया हुआ है इन आर्टिकल 338। पहले एससी का आ गया नॉर्मली, फिर इसके बाद एसटी का आ गया इन ए कैपिटल ए, फिर बी कैपिटल में आ गया किसका, वो आ गया बैकवर्ड क्लासेस का। ये आप देखेंगे कि जब भी कोई आर्टिकल लिखा होता है, जैसे 338 लिखा, उसके बाद स्मॉल ए लिखा होता है कुछ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो उसी आर्टिकल का पार्ट और सबसेक्शन होता है। बट अगर किसी आर्टिकल के आगे जैसे 338 लिखा, कैपिटल ए लिखा, कैपिटल ए और स्मॉल ए में फर्क होता है। कैपिटल लेटर तब लिखते हैं जब उस आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट हुई हो। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। अगर किसी में अमेंडमेंट हुई हो तो उसके आगे जो कैपिटल लेटर लिखेंगे वो कैपिटल में लिखते हैं। फिर ये क्या करेगी, जो भी राइट्स हैं ओबीसीज के उनको लेके ओवरलुक करेगी। फिर अपॉइंट इनको भी प्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद इसका जो भी सर्विस कंडीशन है वो भी प्रेजेंट द्वारा ही डिटरमिन की जाती है। फिर आफ्टर देन की सिविल कोर्ट की पावर्स होती है। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेशनल कमीशन फॉर एससी ये दिया हुआ है आर्टिकल 338 में। एंड ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द टेन्योर ऑफ 3 years। एंड ये किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल नहीं होते आफ्टर दिस। ठीक है, आफ्टर दिस जॉब वो किसी भी और जॉब में एलिजिबल और अपॉइंटमेंट उनका नहीं होता। फिर यूपीएससी का आ गया, यूपीएससी का दिया आर्टिकल इन आर्टिकल 315। ठीक है, 315 में दिया। फिर चेयरमैन को लेके आर्टिकल 316 में कि इनको अपॉइंट कौन करता है, इट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर देन की टेन्योर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनको आप ट्राई करें कि एक ही पेज पे उतारें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी है, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, और एसपीएससी जो भी स्टेट पब्लिक फाइनेंस पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनको ट्राई करें आप एक पेज पे लिख लें, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको भी एक पेज में लिख लें। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमन चीज़ें हैं दोनों में, और जो भी इनकी बॉडीज वगैरह हैं, जैसे टेन्योर आ गया 6 years का, 65 years ऑफ एज तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ गया एलिजिबिलिटी, इसको लेके ज़्यादा चीज़ें गिवन है नहीं, तो हमने इसको देखेंगे नहीं। और इसके बाद अगर ये रिटायर होते हैं तो इनके पास कोई भी और फर्दर ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट वगैरह, और इनको रिमूव करता है प्रेजेंट। एंड उसकी भी कंडीशंस हैं, इंसॉल्वेंट वगैरह, और एंगेज इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, इंसॉल्वेंट होता है बैंकरप्टेसी। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये किसके लिए बना है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट, एंड इट्स गिवन इन आर्टिकल 243(1), जो पंचायत की अमेंडमेंट आई थी, वो आई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1972, 1992 सॉरी। ठीक है, इसमें इस पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं उसमें ये चीज गिवन है, और ये है अंडर आर्टिकल 243(1) में, आई में सॉरी, 1 में आई में।
और इसमें जो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसको क्यों फॉर्म किया जाता है? इसको किया जाता है टू रिव्यू और सी द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। और जो म्यूनसिपैलिटी वाला है वो म्यूनसिपैलिटी वाले आर्टिकल्स में दिया होगा, और वो दिया है आर्टिकल 243 वाई में। ठीक है, एक 243 आई, 243 वाई, आई और वाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा निमोनिक तरीके से याद कर सकते हैं रिगार्डिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो इसमें दे रिव्यू द फाइनेंशियल कंडीशंस, और ये स्टेट्स को बताते हैं कि जो ग्रांट्स वगैरह हैं टू म्यूनसिपैलिटीज या टू पंचायत, तो किस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, और गारंटी एड वगैरह जो है वो दे मिलती है इनको स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, फंड ऑफ इंडिया नहीं, फंड से। फिर इसके बाद आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी आया था हमारी 1964 में। इसका और जो सीबीआई है उसका जो काम है लगभग थोड़ा सा सेम है, बट सीबीआई की जो विड्थ है केसेस को हैंडल करने की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सीवीसी। और इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सीवीसी एक्ट 2003 में। और इसको भी रिकमेंड किसने किया था? इसको भी संथनम कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। फिर इसको भी रिकमेंड जो है प्रेसिडेंट के लिए जो रिकमेंडेशन है वो देती है हाई पावर कमेटी, जिसमें आते हैं पीएम, यूनियन मिनिस्टर, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट द्वारा प्रेसिडेंट होता है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर कमेटी, और उसमें 3 मेंबर्स हैं। फिर आता है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन हर 3 साल के टर्म के लिए होता है, एग्जिस्ट करता है काइंड ऑफ। फिर इसके बाद की फर्स्ट लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट वगैरह हुआ था 1834 में अंडर चार्टर एक्ट 1833 में, एंड इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, किसी एक्ट के द्वारा फॉर्म नहीं की गई है। फिर नीति आयोग को क्या बोलते हैं? इट्स ए काइंड ऑफ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये बना था आफ्टर रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पीटी, दैट इज गवर्नेंस को लेके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला आ गया आरटीआई वगैरह को लेके। इसमें आपको क्वेश्चन देखना है, ये केस का नाम आप याद रखें। एज वी ऑल नो कि केसेस भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। पहला आ गया राज नारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट केस। इसमें आरटीआई को एज ए फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया था अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट के हो सेंटर के हो, मेनली सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको अपॉइंट कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। और उसको कौन, कमेटी का पार्ट कौन होता है? वो होता है पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर। और ये रहते हैं और एंजॉय करते हैं टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स इन देयर चेयर। ठीक है, तो 3 साल का टाइम पीरियड होता है, और इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, जिसके 3 मेंबर होते हैं। वन इज पीएम, एंड आफ्टर द लीडर ऑफ अपोजिशन, आफ्टर द एंड उसके बाद आता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है आधार को लेके। इसमें है कि आधार इज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी ऑफ रेजिडेंस, एंड आधार को एज एन सिटीजनशिप और डोमिसाइल आप इसको प्रूफ नहीं दिखा सकते हो और यूज कर सकते हो। ये सिर्फ रेजिडेंस का एक वो है, आइडेंटिटी और एड्रेस काइंड ऑफ है। फिर इसके बाद आ गया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या? इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड इट विल इशू काइंड ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन, जो आधार नंबर हम बोलते हैं, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट ये जनरेट करते हैं। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वगैरह ये काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी है क्या? इसमें जो फोकस है वो है कि जो सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ट्रेन किया जाए, ठीक है, और स्किल्ड किया जाए और प्रोफेशनली
और प्रोफेशन मतलब उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो चीज़ों को हैंडल कर पाए बढ़िया तरीके से, और इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाए। ठीक है। एंड इनका फोकस मेनली सिविल सर्वेंट्स वगैरह है इस मिशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें इतना था। आफ्टर देन रेडियंस वगैरह, फिर जो है वो है जन योजना अभियान। ये मैंने आपको अपनी पीटी पीटी नहीं सॉरी मंथली जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें ये बताया था। जन योजना अभियान होता है क्या? ये है पीपल प्लान कैंपेन भी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें पंचायत डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर 25 से लेके 26 ईयर के बीच के पार्ट को। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें जो पीपल्स हैं और सिटीजन्स हैं उनको इंक्लूड करना है इन प्रिपेयरिंग ऑफ दिस प्लान। ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो तभी इसको बोला हुआ है जन योजना अभियान। ठीक है, तो इसमें होगी इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स और सिटीजन्स इन द मेकिंग ऑफ प्लान फॉर देमसेल्फ। फिर आ गया ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज। ये काम की नहीं है आपकी इधर के लिए। कैंटोनमेंट बोर्ड, ये भी काम का नहीं है, कैन इजिली लीव इट। और नीड नहीं है इन चीज़ों की। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई हैं, उसको देखना है कि क्या है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो ये है राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स कंडीशंस, इट कम्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स के अंडर इस राइट को इंक्लूड किया जा सकता है और माना जा सकता है कि ये इधर लाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपनी पावर को, मतलब काइंड ऑफ ये एग्जांपल ले सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से अपनी पावर को यूज करता है कि जिससे वो जो फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है उसको वाइड कर पाए। जैसे अगर आपको कुछ चीजें बता दूं, मैं पहले एग्जांपल्स बता दूं। जैसे आप राइट टू लाइफ देखेंगे 21, आर्टिकल 21, उसमें आफ्टर के पुत्तस्वामी केस जो हुआ था उस टाइम पे ऐड हुआ था राइट टू प्राइवेसी इन आर्टिकल 21। ठीक है, उससे पहले वो चीज नहीं थी, बट आफ्टर दैट केस राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया इन आर्टिकल 21। एंड वैसे ही आर्टिकल राइट टू फॉरगॉटन को भी इंक्लूड किया इन आर्टिकल 21। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट्स का स्कोप है, इट वाइडन्स दैट स्कोप। ठीक है, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो ज्यादा आ पाए, जिससे वो जो फंडामेंटल सिटीजन के और पर्सन के फंडामेंटल राइट्स हैं इन इंडिया उनको प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम स्टेट्स। ठीक है, तो ये आ गया कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके जो रिसेंट जजमेंट आई है। इससे पहले कुछ चीजें देख लें। एक जो केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला हुआ है कि टू द सिटीजन ऑल्सो सिटीजन और पर्सन हैज अ राइट टू फ्री और लिव पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, टू लिव इन सॉरी कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं अंडर आर्टिकल 21। दे हैव दैट राइट। तो ये चीज़ ये थी एमसी मेहता केस में। फिर इसके बाद आता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इसमें प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती हैं कि जिस भी एरिया में और जिस कंट्री में आप हैं, तो उस कंट्री के जो लॉज हैं वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होते, आप पे होंगे इंटरनेशनल लॉज एप्लीकेबल। और मतलब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यू हैव इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस अगर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को होल्ड करते हैं। फिर इसके बाद ये वाला हो गया। हाँ, तो यही था हमारा पार्ट। ठीक है, तो हमारी मेनली पीटी सारी होगी, जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया, कंप्लीट किया हमने इसको पूरा। ठीक है, तो ये है इसका इंडेक्स। इसमें हमने इलेक्शन वाला वगैरह सब कुछ, इलेक्शन वाला, फिर इसके बाद पार्लियामेंट फंक्शनिंग, स्टेट लेजिस्लेटर वगैरह इसको कंप्लीट किया। एंड आफ्टर देन ये वाला आ गया सिटीजनशिप वगैरह सो ऑन, ये जो रिलेटेड चीज़ें हैं रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टैटिक के साथ साथ करंट। इसमें आपको क्या करना है कि इंडेक्स को यूज़ करें फॉर रिवीजन पर्पस, जैसे जो भी चीज़ें साइमल्टेनियस इलेक्शन में काम की हैं उनको इधर लिख लिया।
ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें या उससे नेक्स्ट टाइम पढ़ें या पेपर के पास इसको पढ़ें तो आपको चीज़ें जल्दी रिवाइज कर पाए। ठीक है, अगर इन चीज़ों को जल्दी रिवाइज करेंगे तो आप अपने स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे एज कम्पेयर टू इन करंट के। ठीक है, तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। अगर आपने देखी है वीडियो कम्प्लीट तक, देन आप काफ़ी बढ़िया जोन में हैं। तो देखने के बाद यू नीड टू डाउनलोड दैट वीडियो, सॉरी पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। तो उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। आप पढ़ लोगे, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, फिर उसके एक महीने के बाद या नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको उस टाइम पे टाइम काफ़ी कम लगेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मली जितना लगता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पीटी। हमारा जो ये था, ये वाला पार्ट पॉलिटी वाला, ये खत्म हो गया। इसके बाद एक और पीटी आएगी पॉलिटी की, वो भी हम कवर करेंगे एक बेटर वे में। एंड इसके साथ आफ्टर रीडिंग दिस पीटी आप क्या करना, ये जो है क्यूआर कोड, ये क्विज का है कोड। तो इधर जाके आप क्विज को दे सकते हैं। ठीक है, क्विज दे सकते हैं विजन आईएएस में जाके। तो वो क्विज आपको मिल जाएगी, आप उधर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, स्पेशली इन दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू, देन आप टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दूंगा। ठीक है, और ये जो हमारा चैनल है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 प्रीलिम्स। एंड उनके लिए भी है जो 2026 को भी टारगेट कर रहे हैं। उसको लेके मैं ट्राई करूंगा अभी स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊं 26 को लेके, कि 26 वाले किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। बट फर्स्टली जो फोकस है वो 25 वालों के लिए। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि आपको ठीक लगा होगा और जो भी चीज़ें पीटी में चाहिए होती हैं वो कवर हुई हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।